मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर गुजारा है। हाईवे, ढाबे, बारिश में भीगे पुल और धूल भरी गांव की पगडंडियां, ये सब मेरे लिए उतनी ही जानी पहचानी हैं जितनी मेरी अपनी सांसें। मैं डीजल इंजन की घरघराहट को अपनी आवाज से भी बेहतर पहचानता हूँ। पश्चिमी घाट की घनी धुंध, कोकण की सुनसान सड़कें और वो वीरान कस्बे जिनका जिक्र लोग करने से भी कतराते हैं, मैंने ये सब पार किया है। लेकिन जो मैंने मालवाड़ी में देखा, उसके लिए मैं जरा भी तैयार नहीं था। मुझे इस रास्ते पर जाना ही नहीं था। सितंबर का महीना था जब मुझे एक कॉल आया। पुणे की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को एक ट्रक ड्राइवर की जरूरत थी जो खेती से जुड़ा सामान, खाद, अनाज के बोरे और कुछ औजार महाराष्ट्र के एक दूर दराज गांव में पहुंचाए। जो ड्राइवर जाने वाला था, उसने आखिरी वक्त पर मना कर दिया था। पैसे भी ज्यादा मिल रहे थे और मेरी जेब हल्की थी, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सवाल पूछे हामी भर दी। मालवाड़ी, फोन पर सुपरवाइजर ने कहा था। करमाला से कुछ ही किलोमीटर दूर है। मैंने पहले कभी इस जगह का नाम नहीं सुना था। शायद यही मेरी पहली गलती थी। जब मैं पुणे से निकला तब सूरज ढलने को था। सड़क आगे तक सूनी पड़ी थी, मानो उसका कोई अंत ही ना हो। दोनों ओर फैले खेत सूख चुके थे, मिट्टी प्यास से फटी हुई थी। इस साल बारिश कम हुई थी और हर तरफ एक अजीब सी वीरानी पसरी थी। रात के 8 बजे के आसपास मैंने एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी। नाम था काका होटल, एक जर्जर सा ढाबा जहां धुंधली लालटेन जल रही थी और टूटी हुई नाम पट्टी लटक रही थी। जैसे ही मैं उतरा, एक अजीब सी खामोशी ने मेरा स्वागत किया। अंदर बैठे कुछ लोग मेरी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे बिना किसी भाव के थे। मैंने चाय और वड़ा पाव का ऑर्डर दिया। काउंटर के पीछे खड़े बूढ़े आदमी, शायद यही काका होंगे, ने बिना कुछ कहे खाना मेरे हाथ में रख दिया। लेकिन उनकी आंखें मुझसे हटी नहीं। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, उन्होंने अचानक कहा। मैंने एक पल को खाना रोक दिया। मतलब, कहाँ जा रहे हो? मालवाड़ी, मैंने जवाब दिया। ढाबे में सन्नाटा छा गया। वहां बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने अपनी प्लेट में बचा खाना भी छोड़ दिया और उठकर बाहर चला गया। काका ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहने या न कहने के बीच झूल रहे हों। फिर धीमे से बोले, आधी रात के बाद खेतों से मत गुजरना, चाहे जो भी दिखे या सुनाई दे। मेरे माथे पर बल पड़ गए। क्यों? लेकिन उन्होंने सिर हिलाया और चुपचाप अंदर चले गए। मैंने जल्दी से खाना खत्म किया और ट्रक में लौट आया। दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन मैंने उसे झटक दिया। गांव के बुजुर्गों की भूत प्रेत की कहानियां कौन नहीं जानता। मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं था। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी। ढाबे के कोने पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, बस मुझे देख रही थी। मैंने पलक झपकी, वो गायब हो गई। रास्ता अचानक पहले से ज्यादा अंधेरा लगने लगा। मालवाड़ी का रास्ता अजीब था। न ही उसमें खतरनाक मोड़ थे, न बड़े बड़े गड्ढे, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे असामान्य बनाता था। वहां की खामोशी, वो अप्राकृतिक थी। गांव की रातें हमेशा हलचल से भरी होती हैं। कहीं दूर कोई कुत्ता भौंकता है, झींगुर की आवाज आती है, कभी कभी किसी घर के बाहर लालटेन टिमटिमाती दिखती है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था, बस गहरी, भारी, डरावनी खामोशी। मैंने डैशबोर्ड की तरफ देखा। समय 11:48 रात। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। किसी भी हालत में मुझे आधी रात से पहले मालवाड़ी पहुंचना था। फिर वो दिखी। पहले तो बस हल्की सी परछाई थी, मेरी हेडलाइट्स की आखिरी रोशनी में मुश्किल से दिखने वाली एक आकृति। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, बिल्कुल शांत। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरी सांस तेज हो गई। उसका सिर हल्का सा झुका था, जैसे कोई आवाज सुन रही हो। हाथ ढीले होकर लटके हुए थे। हवा चल रही थी, लेकिन उसकी साड़ी जरा भी नहीं हिली। मेरे भीतर एक अजीब सा डर बैठने लगा। मेरे अंदर की हर सालों की ड्राइविंग की समझदारी कह रही थी, मत रोक। मैंने ट्रक की स्टीयरिंग और कसकर पकड़ी और तेजी से उसके पास से गुजर गया। और तभी जैसे ही मेरा ट्रक उसके करीब से गुजरा, उसने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा वो इंसानों जैसा नहीं था। उसकी खाल लंबी और खिंची हुई थी, आंखें दो गहरे काले गड्ढों जैसी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई।
मैंने एक्सीलेटर पर जोर दिया और बिना पीछे देखे तेजी से आगे बढ़ गया। जो भी वो थी, इंसान नहीं थी। जब मैं मालवाड़ी पहुंचा तब तक मेरी नसें बुरी तरह तन चुकी थीं। गांव के प्रवेश पर मैंने ट्रक रोका और इंजन बंद कर दिया। चारों तरफ बस छोटे छोटे मकान थे। उनके झुके हुए छप्पर अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। एकमात्र रोशनी एक चाय की दुकान से आ रही थी, जहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की बेंच पर बैठा पान चबा रहा था। मैंने धीरे से कहा, नमस्ते काका, मालवाड़ी के लिए सामान लाया हूं। बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा, पहले ट्रक की तरफ, फिर मेरी आंखों में। तूने उसे देखा नहीं? मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द हलक में अटक गए। बूढ़े ने लाड़ थूकी और लंबी सांस ली। अंदर आ जा, रात में बाहर मत खड़ा रह। मैं हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर उस अंधेरी सड़क की तरफ देखा, मैंने उसके पीछे चलने का फैसला कर लिया। जैसे ही मैंने उसकी छोटी सी झोपड़ी में कदम रखा, मुझे महसूस हुआ मैं एक ऐसी हकीकत में घुस चुका था जहां से अब वापस लौटना आसान नहीं होगा। वृद्ध आदमी की झोपड़ी से गीली जमीन और जलती हुई अगरबत्तियों की गंध आ रही थी। एकमात्र तेल का दीपक कोने में टिमटिमा रहा था और उसकी हल्की रोशनी दीवारों पर लंबी लहराती छायाएं डाल रही थी। लकड़ी का फर्श मेरे बूटों के नीचे चरचराया जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा। उसने मुझे एक नीची स्टूल पर बैठने का इशारा किया। मैं भास्कर काका हूं, उसने कहा, उसकी आवाज उम्र की झुर्रियों से खिसकती हुई। राघव, मैंने कहा, अपनी आवाज में बेचैनी छुपाने की कोशिश करते हुए। काका ने 2 कप गरम काली चाय डाली और एक मुझे थमा दिया। तुमने उसे देखा? उसने फिर से कहा, इस बार एक निश्चितता के साथ। मैं हिचकिचाया। मेरी उंगलियां मिट्टी के कप पर कसकर मुड़ी। मुझे अभी भी सड़क पर उसकी ठंडक महसूस हो रही थी। वह चीज जो भी थी, मानव नहीं थी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या देखा, मैंने आखिरकार कहा, लेकिन वह ठीक नहीं था। काका ने धीरे से सांस ली। वह हर रात सड़क पर खड़ी रहती है, उसने फुसफुसाया। इंतजार कर रही है। मेरे शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई। इंतजार किसका? किसी और मूर्ख का जो उसके खेतों में कदम रखे। चुप्पी पूरी झोपड़ी में फैल गई, घुटन से भरी हुई। दीपक की लौ अजीब तरह से हिली, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छुआ हो। वह कौन है? मैंने धीरे से पूछा, मेरी आवाज जैसे सॉस में घुल रही हो। काका की आंखों में अंधकार छा गया। वह कभी हमारी थी, एक महिला जिसका नाम था सविता, जब तक इस गांव ने उसे कुछ और बना नहीं दिया। मैंने कप नीचे रखा, दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम क्या कहना चाहते हो? काका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह बस फर्श को घूरते रहे, जैसे किसी ऐसे याद में फंसे हों जिसे वह फिर से जीना नहीं चाहते थे। आखिरकार उसने कहा, उसे कुछ ऐसा करने का इल्जाम लगाया गया जो उसने किया ही नहीं, और इसके लिए उन्होंने उसे जला दिया। कमरे में गहरी सांस घोंटने वाली चुप्प छा गई। मैंने गहरी सांस ली। तो अब वह खेतों में भटकती है? वह सिर्फ भटकती नहीं है बेटा, काका ने गंभीरता से कहा। वह ऐसे मर्दों का इंतजार करती है जैसे तुम। रात भर मेरी आंखें बंद नहीं हुई। हर बार जब मैंने आंखें मूंद ली, मैं उसके चेहरे को देखता था, उन खाली अवास्तविक आंखों को, उस बुरी तरह से मुड़ी हुई, जमी हुई चेहरे की हंसी। बाहर हवा पेड़ों के बीच से डरावनी सरसराहट के साथ गुजरी, वही आवाज जो मैंने सड़क पर सुनी थी। मैंने खुद से कहा कि यह बस हवा का असर है, लेकिन दिल के भीतर मैं जानता था कि ऐसा नहीं था। सुबह होते होते मैं थका हुआ था, लेकिन बेचैन भी। मुझे अपनी डिलीवरी खत्म करनी थी और मालवाड़ी से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना था। काका मुझे उसकी झोपड़ी के बाहर मिला। उसका चेहरा गहरे दुख से भरा था। तुम्हें सूरज डूबने से पहले निकल जाना चाहिए, उसने चेतावनी दी। मैंने सिर हिलाया। यही मेरी योजना थी। गांव वालों ने चुपचाप मेरे ट्रक से सामान उतारने में मदद की। उनकी आंखें डरी हुई थीं, चेहरे मुरझाए हुए थे। मुझे ये साफ महसूस हो रहा था कि वे जानते थे कि बाहर क्या है, लेकिन कोई भी इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दोपहर तक मैं जाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही मैंने इंजन शुरू किया, रियर व्यू मिरर में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा खून जम गया। एक महिला खेत के किनारे खड़ी थी, बहुत दूर, सफेद साड़ी पहने, हिली नहीं, सिर्फ देख रही थी। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। मेरी सांसें जल्दी जल्दी चलने लगी।
मैं सुरक्षित नहीं था, अभी नहीं। मुझे बाहर निकलना था, तुरंत। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को गियर में डाला, कुछ अजीब हुआ। गांव वाले, हर एक आदमी एक साथ पलटकर मेरी ओर देखने लगे, जैसे वे जानते थे कि कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। जैसे वे जानते थे मैं मालवाड़ी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैंने अपने हाथों को स्थिर करने की कोशिश की और स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा, एक्सीलेटर पर दबाव डाला। ट्रक ने गरज के साथ चालू किया और उसके नीचे की कंपन ने मुझे हकीकत में वापस लाया। बस निकल जाओ, मत रुको, पीछे मत देखो। मालवाड़ी से बाहर निकलने वाली पतली सड़क के दोनों ओर सूखे खेत फैले हुए थे, जिनकी मुरझाई हुई फसलें हवा में हड्डियों की तरह खड़खड़ा रही थीं। मैंने अपनी नजरें सीधे आगे टिकाए रखी, पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहता था। गांव मेरे पीछे कहीं धुंध में खो गया। मैंने हल्की सी राहत की सांस ली। शायद सब खत्म हो गया था, शायद मैं बच गया था। फिर कुछ बदल गया। सामने की सड़क कुछ अजीब सी लगने लगी। मैं करीब 15 मिनट से चला आ रहा था, लेकिन रास्ता वैसा ही था। वही सूखे बेतरतीब पेड़, वही दरारों भरी बंजर जमीन। मैंने घड़ी देखी, 12:15। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर और जोर से दबा दिया। ट्रक धड़ाम से आगे बढ़ा, इंजन गुर्राने लगा। स्पीडोमीटर की सुई ऊपर चढ़ने लगी। 40, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भी आसपास का नजारा नहीं बदला। मेरा माथा पसीने से भीगने लगा। क्या मैंने कोई गलत मोड़ ले लिया था? मैंने फोन उठाने की कोशिश की। कोई नेटवर्क नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा, मृत खाली सन्नाटा। फिर आगे कुछ दिखा जिसने मेरे सीने में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। 1 मील का पत्थर, पुराना, टूटा फूटा, आधा मिट्टी में दबा हुआ। मैंने ट्रक धीमा किया और झुकी हुई नजरों से उस पर लिखी धुंधली इबारत पढ़ी, मालवाड़ी 1 किलोमीटर। मेरी सांस रुक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं 20 मिनट से गांव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे अब तक कई किलोमीटर दूर होना चाहिए था, लेकिन उस पत्थर के मुताबिक मैं वहीं था जहां से चला था। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। कुछ था इस सड़क में, कुछ गलत। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। शायद कोई गलती हुई होगी, शायद पत्थर गलत जगह लगा हो, शायद। फिर मैंने उसे देखा, रियर व्यू मिरर में, ट्रक के पीछे बैठी हुई वही औरत, सफेद साड़ी में। मेरा खून जम गया। वह मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी। लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। वह अजीब तरीके से बिल्कुल सीधी बैठी थी, उसका सिर हल्का सा झुका हुआ, जैसे कुछ सुन रही हो। मेरे होंठ सूखने लगे, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह असली नहीं हो सकता। मैंने पलकें झपकाईं। वह और करीब आ गई थी। अब भी बैठी थी, अब भी नहीं हिली। ट्रक हिचकोला खाने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। फिर वही पत्थर फिर से देखा। मालवाड़ी 1 किलोमीटर नहीं, 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 नहीं। मैंने फिर मिरर में देखा। वह जा चुकी थी, पीछे की सीट खाली थी। मैंने हांफते हुए गहरी सांस ली। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थी। फिर एक फुसफुसाहट, बिल्कुल मेरे कान के पास। राघव! ट्रक झटके से बुरी तरह हिल गया। मेरा नियंत्रण छूट गया। खेत तेजी से मेरी ओर बढ़ने लगे। फिर अंधेरा। जब होश आया, सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। कनपट्टी पर एक गहरी चोट लगी थी, जहां मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया था। ट्रक टेढ़ा होकर किसी उबड़-खाबड़ जमीन पर खड़ा था, लेकिन सड़क गायब थी। अब मैं किसी खुले मैदान में था। चारों ओर सिर्फ सूखी पीली घास का अंतहीन फैलाव था। मैं यहां कैसे पहुंचा? मैंने खुद को संभालते हुए ऊपर उठने की कोशिश की। पूरा शरीर दर्द से कराह उठा। फिर मैंने उन्हें देखा। हड्डियां जमीन में आधी दबी हुई, जगह जगह बिखरी हुई खोपड़ियां, पसलियां, टेढ़े मेढ़े हाथ पैर, कुछ छोटे, कुछ भयानक रूप से बड़े। मेरे गले में कुछ अटक गया। ये सिर्फ एक मैदान नहीं था, ये एक कब्रगाह थी। फिर एक धीमी सरसराहट भरी आवाज। सूखी घास के बीच कोई चीज हिल रही थी और वह सीधा मेरी तरफ आ रही थी। मैं जड़ हो गया। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं किसी भी तरह ट्रक के दरवाजे तक पहुंचना चाहता था। मुझे अंदर जाना था, किसी भी तरह।
किसी भी कीमत पर। फिर एक फुसफुसाहट हवा में तैर गई, नरम, धीमी, लेकिन हर तरफ गूंजती हुई। राघव। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में पड़ गई। यह आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, यह हर जगह थी, मुझे चारों तरफ से घेर रही थी। मैंने झटके से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। पीछे मुड़कर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, फिर भी मैंने चाबी पकड़कर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन हिचका, खांसा और फिर शांत हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैंने गुस्से में चाबी फिर से घुमाई, जोर से। इस बार इंजन गुर्राया, लेकिन जला नहीं। फुसफुसाहट तेज हो गई। फिर मैंने आईने में उसे देखा। घास हटी, जैसे कुछ अनदेखा मेरी ओर बढ़ रहा हो। और तब मैंने उसे देखा, सफेद साड़ी में वही औरत, लेकिन इस बार वह खड़ी नहीं थी, वह रेंग रही थी। उसके हाथ पैर अजीब ढंग से मुड़े हुए थे, उंगलियां मिट्टी में ढंसी हुई थीं। वह खुद को घसीटती हुई मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके घने काले बाल चेहरे को ढंके हुए थे, लेकिन फिर भी मैं उसका मुंह देख सकता था, बहुत चौड़ा, अस्वाभाविक रूप से खींचा हुआ, दांतों की टूटी फूटी डरावनी कतारें। मैंने घबराकर डैशबोर्ड पर जोर से हाथ मारा। स्टार्ट हो साले! ट्रक जोर से गड़गड़ाया, इंजन जिंदा हो गया। मैंने बिना एक पल गंवाए गियर डाला और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ा। पीछे टायरों से धूल और मिट्टी उछलने लगी। हड्डियों के बीच से ट्रक को घुमाते हुए मैं तेजी से भागने लगा। आईने में मैंने उसे उठते देखा। अब वह रेंग नहीं रही थी, वह दौड़ रही थी। ट्रक बुरी तरह हिलने लगा। ऊबड़ खाबड़ जमीन के कारण स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। वह तेज थी, बहुत तेज। मैंने आईने में देखा, हर बार वह और करीब आ चुकी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह हवा में तैर रही थी, जैसे कोई कठपुतली जिसकी डोर को झटके से खींचा जा रहा हो। फिर उसने मुंह खोला और चीखी। वह चीख इंसानों की नहीं थी, कच्ची, भयानक, कान फाड़ देने वाली। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, कानों में भयानक गूंज भर गई। ट्रक जोर से कांपने लगा, जैसे उस आवाज के असर से ही उसका ढांचा हिल रहा हो। मैंने जबरदस्ती अपनी चेतना संभाली और आगे देखा। मुझे यहां से बाहर निकलना था, किसी भी हालत में। फिर सामने कुछ चमका, एक पत्थर, वही पुराना टूटा फूटा मील का पत्थर। मालवाड़ी 1 किलोमीटर? नहीं 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 नहीं। मैंने ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर मारा। ट्रक तेजी से स्किड हुआ, टायरों से धूल के बादल उठे। जब धूल हटी तो जो मैंने देखा, उसने मेरी सांसें रोक दी। मैं फिर वहीं था, वही टूटी फूटी सड़क, वही मरे हुए पेड़। सामने गांव खड़ा था, मालवाड़ी, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने कभी इस जगह को छोड़ा ही नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने स्टीयरिंग इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। वह औरत कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन मैं जानता था वह यहीं थी, देख रही थी। मुझे सोचना था, मुझे कोई रास्ता निकालना था। भास्कर काका ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, सूरज ढलने से पहले निकल जाना बेटा। लेकिन अगर मैं निकल ही नहीं पाया तो? अगर मालवाड़ी उन लोगों को जाने ही नहीं देती जो उसे देख लेते हैं? एक सिहरन मेरे भीतर दौड़ गई। मुझे एहसास हुआ मैं यहां से बचकर नहीं जा सकता था। मैं फंस चुका था। मैंने गहरी सांस ली, अपनी घबराहट को काबू में करने की कोशिश की। मुझे जवाब चाहिए थे, और एकमात्र इंसान जो ये जवाब दे सकता था वह थे भास्कर काका। मैंने ट्रक घुमाया मालवाड़ी की ओर, उस रहस्य की ओर जो मेरा इंतजार कर रहा था। सामने वही टूटी फूटी सड़क फैली थी, जैसे वह पहले से ही मेरे लौटने का इंतजार कर रही हो। मैंने स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उंगलियां दर्द करने लगीं, लेकिन मैं उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद गांव मेरी आंखों के सामने था, एकदम शांत। कोई किसान खेतों में काम करता नहीं दिखा, कोई बच्चा धूल भरी गलियों में खेलता नहीं मिला। पूरा गांव जैसे सांस रोककर बैठा था। मैंने भास्कर काका के घर के सामने ट्रक रोका। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा छाती चीरकर बाहर आ जाएगा। मैंने इंजन बंद नहीं किया, कभी भी भागना पड़ सकता था। ट्रक से उतरते ही मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। लकड़ी पुरानी और चटक चुकी थी, घर पहले से भी ज्यादा उजड़ा हुआ लग रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया,
कोई जवाब नहीं। मैंने जोर से फिर से खटखटाया, फिर भी कुछ नहीं। एक ठंडक मेरे रीढ़ में उतर आई। क्या काका के साथ कुछ हो गया था? हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजा धकेला। छर्रर्र, जंग खाए किवाड़ की आवाज पूरे घर में गूंज गई। अंदर अंधेरा था, हवा में गीली मिट्टी और जली हुई अगरबत्ती की गंध खुली थी। काका? मेरी आवाज फटी हुई निकली। कोई जवाब नहीं। फिर हल्की सरसराहट, जैसे कोई कपड़ा जमीन से घिसट रहा हो। मेरी नजर कोने में पड़ी। वहां अंधेरा गहरा था, अस्वाभाविक रूप से गहरा, और उसके भीतर कुछ हिला। एक आकृति झुकी हुई, किसी बूढ़े की सांसों की तरह लड़खड़ाती। मैंने घबराकर कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी रोशनी में उसका चेहरा आया। भास्कर काका। मेरा दिल एक पल के लिए ठहर गया। काका! लेकिन उनके चेहरे ने मेरी घबराहट को और बढ़ा दिया। उनकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं। त्वचा इतनी पीली और तनी हुई थी जैसे हड्डियों से चिपकी हो, जैसे हफ्तों से सोए ही ना हो। तू लौट आया। उनकी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। मेरे पास कोई और चारा नहीं था काका, मैंने जल्दी से कहा। सड़क, मुझे पता है। उन्होंने मेरी बात काट दी। वो तुझे जाने नहीं देगी। उनका एक एक शब्द मेरी हड्डियों तक ठंडा उतर गया। क्यों? मेरी आवाज किसी तरह बाहर निकली। काका ने थका हुआ सा निश्वास लिया। उन्होंने कांपते हाथों से मेरे लिए चाय डाली। चाय कड़वी थी, लेकिन मैंने फिर भी घूंट भर लिया। शायद यह मेरी घबराहट को थोड़ा कम कर दे। काका चुपचाप मेरे सामने बैठे रहे। उनकी आंखें कहीं दूर खोई हुई थीं। वो हमेशा ऐसी नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा। मैं थोड़ा आगे झुका। आप जानते हैं वो कौन है? काका ने धीरे से सिर हिलाया। उसका नाम सुंदरी था। बहुत साल पहले वह मालवाड़ी की सबसे खूबसूरत औरत हुआ करती थी। उसकी शादी एक किसान से हुई थी, लेकिन उनके प्यार पर शुरुआत से ही एक श्राप मंडरा रहा था। मैंने मुश्किल से निगलते हुए पूछा, श्राप? काका की आवाज में एक ठंडक थी। वह बांझ थी। मैंने गहरी सांस ली। इस गांव में जहां बच्चों को सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है, वहां उसे एक अभिशाप समझा गया। उसके पति के घर वालों ने उसे नफरत की नजरों से देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि वह चुड़ैल है, कि वह अपने साथ अपशगुन लाई है। मेरा सीना कसने लगा। ऐसी कहानियां मैंने पहले भी सुनी थी, जहां बेबस औरतों को उनके दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराया जाता था। काका की आंखों में दर्द था। उन्होंने उसे प्रताड़ित किया, पीटा, भूखा रखा, उसे मवेशियों के बाड़े में कैद कर दिया, और उसका पति, उसने कुछ नहीं किया। मेरे भीतर गहरी घृणा की लहर उठी। फिर एक रात काका की आवाज और भी धीमी हो गई। अमावस्या की रात सुंदरी ने आखिरकार हार मान ली। वह खेतों की ओर दौड़ी, चीखती हुई, गांव को श्राप देते हुए। उसने कसम खाई कि कोई भी उसके प्रकोप से बच नहीं पाएगा। उसने कहा कि इस जमीन पर अब हमेशा सड़ांध फैलेगी, क्योंकि गांव वालों ने उसके साथ जो किया, उसकी कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी। मेरी हथेलियां ठंडी पड़ गईं। फिर मैंने कांपती आवाज में पूछा। काका की आंखों में अंधेरा उतर आया। अगली सुबह उसकी लाश बरगद के पेड़ से लटकी मिली। कमरे में भारी सन्नाटा पसर गया। काका ने फुसफुसाते हुए कहा, वह कभी गई ही नहीं राघव। उसकी आत्मा आज भी इन्हीं खेतों में भटकती है, और एक बार जब उसने तुम्हें चुन लिया, उन्होंने सिर हिलाया, तो फिर तुम उसके हो जाते हो। मेरी नसों में ठंडक दौड़ गई। मैं किसी का नहीं होना चाहता था। मैंने अचानक कुर्सी पीछे खींची और खड़ा हो गया। इससे बचने का कोई तरीका तो होगा? काका ने सूखी हंसी हंसी। तू पहला नहीं है जिसने यह सोचा है। मैंने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। मैं यहां नहीं रह सकता काका। मेरा एक जीवन है इस गांव से बाहर। काका ने मुझे कुछ पल तक घूरा, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और पास रखी एक लकड़ी की संदूक खोली। उनके कांपते हाथों में एक काला धागा था। इसे कलाई पर बांध ले, उन्होंने कहा। यह श्राप को खत्म नहीं करेगा, लेकिन शायद उसे थोड़ा रोक सके। मैंने झटपट धागा ले लिया और कसकर अपनी कलाई पर बांध लिया। जैसे ही धागा मेरी त्वचा को छुआ, एक अजीब सी गर्मी पूरे शरीर में दौड़ गई। काका ने लंबी सांस छोड़ी। मालवाड़ी से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं तुरंत आगे झुका। क्या? काका की आंखें स्थिर हो गईं। जहां वह मरी थी, उसी बरगद के पेड़ के पास वापस जाना होगा। मेरे अंदर ठंड सी भर गई। क्यों? मेरी आवाज धीमी पड़ गई। तुझे उससे सामना करना होगा।
काका ने कहा। उससे दया मांगनी होगी। मेरे गले में एक गांठ पड़ गई। चुड़ैल से दया मांगनी होगी? काका के चेहरे पर गहरी कठोरता थी। अगर उसने तुझे छोड़ दिया तो तू आजाद होगा, अगर नहीं। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। लेकिन मुझे समझ आ गया था, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे वापस जाना था, खेतों की ओर, उसकी ओर। सूरज डूबने लगा था जब मैं भास्कर काका के घर से निकला। मेरे कदम भारी हो गए थे। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे गांव खुद भी सांस रोककर खड़ा हो, किसी अनहोनी का इंतजार करता हुआ। मेरी कलाई पर बंधा काला धागा धीरे धीरे कसने लगा था, जैसे यह अभिशाप मेरे शरीर में गहराई से उतर रहा हो। दूर खेतों में एक कौवे की कर्कश चीख गूंजी। रात आने वाली थी। मैं संकरी पगडंडी से होते हुए बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ खेत फैले हुए थे, जो अब गहराते अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। कभी उपजाऊ दिखने वाली मिट्टी अब सूखी, दरारों से भरी और मनहूस नजर आ रही थी। हवा तेज हो गई थी और सूखी घास मेरे पैरों से टकराकर फुसफुसा रही थी, जैसे चेतावनी दे रही हो, लौट जाओ। लेकिन मैं नहीं लौट सकता था। मुझे उससे सामना करना ही था। बरगद का विशाल वृक्ष सामने खड़ा था। उसकी फैली हुई जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी मरे हुए इंसान के सड़े गले हाथ हों जो जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। मैं उन कहानियों को याद करने लगा जो मैंने सुनी थी। कैसे इस पेड़ ने सुंदरी की आखिरी चीखें सुनी थी, कैसे इसकी जड़ें उसकी पीड़ा को अब भी अपने भीतर समेटे हुए थीं। जैसे जैसे मैं नजदीक गया, हवा ठंडी होती गई। वातावरण भारी और बोझिल लगने लगा। अचानक चारों ओर धुंध छा गई, जिससे मेरी नजरें धुंधली हो गईं। एक पल के लिए मेरे कदम ठिठक गए, लेकिन फिर मैंने अपने डर को झटक कर आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं वहां पहुंच गया। पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी उथली और उखड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां खुदाई की हो या किसी चीज ने खुद को वहां से बाहर निकाला हो। और तभी मैंने उसे देखा। एक औरत, वो पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। लंबे घने काले बाल उसके कंधों से लटक रहे थे, जैसे घने अंधकार की एक चादर। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, जो जगह जगह से फटी और मैली थी। मेरा शरीर सुन्न हो गया। वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें खाली थीं, दो काले गड्ढे जो हर रोशनी को निगल रहे थे। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में फैल गए, जिससे नुकीले सड़े गले दांत दिखने लगे। तू आ गया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। मैं बोल नहीं पाया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, एक अस्वाभाविक तरीके से, जैसे उसका चेहरा किसी अमानवीय शक्ति से खींच रहा हो। क्या तुझे लगा कि तू मुझसे बच सकता है? मेरे गले से मुश्किल से आवाज निकली। मैं जानता नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके नंगे पैर जमीन पर बिना किसी आवाज के पड़ रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कोमल लेकिन ठंडी आवाज में कहा। तूने मुझे देख लिया, मेरी बात सुन ली। अब तू हमेशा के लिए मेरा है। उसके शब्द मेरे सीने में बर्फ की तरह चुभ गए। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा। मेरी कलाई पर बंधा काला धागा जलने लगा, जैसे आग की लपटें मेरी त्वचा पर दौड़ रही हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मैंने कांपती आवाज में कहा। कृपया मुझे जाने दे। सुंदरी ने अपना सिर एक अजीब से कोण पर झुका दिया। उसकी भयानक मुस्कान अब भी बनी हुई थी। विनती, उसने हंसते हुए कहा। क्या तुझे लगता है कि मैं तेरी दया याचना सुनूंगी? वो और नजदीक आई। अब उसकी आकृति और भी विकृत दिख रही थी। उसकी भुजाएं अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गई थी। उसकी उंगलियां पंजों जैसी थीं। सफेद साड़ी के नीचे उसका शरीर मानवीय नहीं था, बल्कि एक डरावनी छाया की तरह था, जो अंधेरे से बना हो। अब तेरे पास कोई विकल्प नहीं, उसने सरगोशी की। जिसने मुझे देख लिया वो मुझसे बच नहीं सकता। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसकने लगी। मेरी उंगलियां काले धागे को छूने लगीं, जैसे उसे खींच कर निकाल दूं, लेकिन वो मेरी कलाई पर कसता जा रहा था, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। फिर मैंने एक भयानक आवाज सुनी, हड्डियों के टूटने की आवाज। मैंने ऊपर देखा और सुंदरी अब इंसान नहीं रही थी। उसका शरीर असंभव तरीके से मुड़ चुका था। उसकी गर्दन इतनी अधिक मुड़ गई थी कि सिर उल्टा हो गया था। उसकी आंखें अब जल रही थीं, एक अजीब भूतिया रोशनी से।
उसके जबड़े से काले धुएं की पतली लकीरें निकल रही थीं, जैसे वो अब इंसान नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की चीज थी। उसकी हंसी तेज और कर्कश हो गई। तू मेरा है राघव, सदा के लिए। अचानक जमीन मेरे पैरों के नीचे कांपने लगी। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं, सांपों की तरह बल खाती हुई। वो मेरी ओर बढ़ रही थीं, मुझे पकड़ने के लिए। नहीं, मैं चीख पड़ा, पीछे हटते हुए। मेरी सांस तेज हो गई, सीने में एक अजीब दर्द उठने लगा। काला धागा अब जलता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन फिर अचानक सब रुक गया। धागा टूट गया था। सुंदरी की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। तूने इसे तोड़ दिया? उसकी आवाज अब गुस्से से भरी हुई थी। मैंने जवाब देने का इंतजार नहीं किया। मैंने जितनी भी ताकत बची थी उसे समेटकर दौड़ लगा दी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक पल के लिए भी नहीं। मैं जितनी तेज भाग सकता था भागा। धुंध और गहरी हो गई थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना हवा की सनसनाहट, ना उसकी चीखें, ना अपनी ही धड़कन की गूंज। मुझे नहीं पता था कि सुंदरी अब भी मेरे पीछे थी या नहीं। मैं बस भागता रहा। मुझे बस बचना था, किसी भी कीमत पर। आखिरकार मैं घने कोहरे से बाहर निकल आया और परिचित खेतों में जा पहुंचा। गांव का रास्ता साफ था और मेरा शरीर मानो अपने आप ही चलता रहा। जब मैं मालवाड़ी की सीमा पर पहुंचा तो थकान से चूर होकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं। मैं बच गया था। मैं उससे भाग निकला था, फिलहाल के लिए। लेकिन मैं सच्चाई जानता था, मालवाड़ी श्रापित था। इस धरती पर सुंदरी की बदले की आग फैली हुई थी। मैं उसके पंजों से निकल आया था, लेकिन मैं जानता था कि मैं इस जगह से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार अगर मालवाड़ी का श्राप तुम्हें छू ले तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। मैं सोच रहा था कि मैंने मालवाड़ी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह थी। वह गांव अब भी मुझसे जुड़ा था, एक ऐसा बंधन जिसे तोड़ना असंभव था। शहर लौटने के बाद भी मुझे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रात को हल्की हवा में पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती और कभी कभी मुझे अंधेरे में एक परछाई हिलती हुई महसूस होती। नींद अब एक दूर का सपना बन गई थी। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, बुरे सपने मेरी नींद चुरा लेते। मैं अक्सर पसीने से तरबतर उठता, मेरी धड़कनें तेज होती और सुंदरी की गूंजती हुई आवाज मेरे दिमाग में घूमती रहती। लेकिन यह सिर्फ उन सपनों तक सीमित नहीं था। कुछ तो था जो मेरा पीछा कर रहा था। पहले मेरी कलाई पर बंधा हुआ काला धागा जलता था, लेकिन अब वो चला गया था। पर श्राप, वो अब भी मुझसे चिपका हुआ था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरे दिमाग की उपज है। मैंने वहां से भाग निकला था। मालवाड़ी अब बस एक बीता हुआ हादसा था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मुझे फिर वही खिंचाव महसूस होने लगा। एक रात जब मैं बाजार से घर लौट रहा था तो मेरी नजर एक पुरानी दुकान पर पड़ी। हल्की हल्की रोशनी में उसका लकड़ी का साइन बोर्ड हवा में हिल रहा था। अंदर अजीबो गरीब प्राचीन चीजें रखी हुई थी। जाने क्यों मैं उस दुकान की ओर खींचता चला गया। दुकान के अंदर घुटन भरी हवा थी। धूल से ढकी अलमारियों पर अजनबी सामान रखा था। लेकिन फिर एक कोने में एक चीज चमक रही थी, एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी। उस पर अजीब से निशान बने थे जो जब भी मैं उन्हें देखता हिलते हुए महसूस होते। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे वो डिब्बी मुझे बुला रही हो। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कब मेरे कदम उसकी ओर बढ़ गए मुझे पता भी नहीं चला। काउंटर के पीछे बैठी एक बूढ़ी औरत सिर झुकाए कुछ कर रही थी। जैसे ही मैंने वो डिब्बी उठाई, उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, ले जाओ इसे, ये तुम्हारे लिए ही है। मेरा हाथ डिब्बी पर कस गया और एक तेज झटका मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। डर की वही पुरानी भावना लौट आई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ऐसा लगा जैसे मैं फिर से मालवाड़ी लौट आया हूं, जैसे श्राप मेरे साथ इस शहर तक चला आया है। मैंने डिब्बी को कसकर पकड़ा, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत हल्का सा हंसी। उसकी आंखों में कुछ भयावह चमक थी। वो कभी किसी को छोड़ती नहीं, उसने कहा। वो बस इंतजार करती है। मैं हड़बड़ाकर पीछे हटा। नहीं, मैं उससे बच निकला हूं। बूढ़ी औरत की हंसी और भी ठंडी हो गई। एक बार श्राप लग जाए तो वो कभी मिटता नहीं, वो बस छुप जाता है।
डर से कांपते हुए मैंने डिब्बी फेंक दी और दुकान से भाग निकला। जब मैं सड़क पर पहुंचा तो घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वो दुकान गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं अपने अपार्टमेंट तक भागा, लेकिन वहां भी मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे सच्चाई पता थी। मालवाड़ी का श्राप मेरे साथ आ चुका था। अब ये सिर्फ वक्त की बात थी। सुंदरी मुझे फिर से खोज निकालेगी। समय बीतता गया, लेकिन पीछा किए जाने का एहसास कम नहीं हुआ। मुझे हर समय ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने उसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन जितना मैं उसे भूलने की कोशिश करता, उतना ही वो मेरे करीब आती गई। और फिर वो दिन आ ही गया। मैं काम से लौट रहा था जब रियर व्यू मिरर में सफेद रंग की एक झलक दिखाई दी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने झटके से ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा। सड़क वीरान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन मैं जानता था वो वहीं थी, सुंदरी। उसे देखते ही एक अजीब सिहरन मेरे रग रग में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे श्राप फिर से मुझ पर हावी हो रहा हो। हवा भारी और घुटन भरी हो गई। मेरी सांसें अटकने लगी। काले धागे का एहसास, जो अब मेरे हाथ में नहीं था, फिर भी मेरी छाती पर कसता जा रहा था। मैंने जोर से एक्सीलरेटर दबाया। कार बिजली की गति से आगे बढ़ी, लेकिन सड़क अनंत होती जा रही थी। मैं सिर्फ उससे नहीं भाग रहा था, मैं उस सच से भाग रहा था जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता था। यह सिर्फ मालवाड़ी नहीं थी जो शापित थी, मैं शापित था। वो दुकान, वो रहस्यमय डिब्बा, वो श्राप, सब जुड़ा हुआ था। और अब सुंदरी यहीं थी, मेरे पीछे, मुझे बुला रही थी। अब भागने का कोई मतलब नहीं था। अब सिर्फ अंत बचा था। रात की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर इतनी कस गई थी कि उनका रंग सफेद पड़ गया था। शहर की रोशनी सामने थी, लेकिन उनमें कोई राहत नहीं थी, क्योंकि अब इस अंधेरे से कोई बच नहीं सकता था। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में झांका। वो अब भी वहीं थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में हौले से लहरा रही थी। उसकी पीठ अब भी मेरी ओर थी, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे देख रही थी। और तभी कार का इंजन हिचकिचाया, डैशबोर्ड की ओर नजर गई और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। फ्यूल खत्म हो रहा था। नहीं, अभी नहीं, मैंने बुदबुदाया और एक्सीलरेटर पर जोर दिया। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद इंजन ने आखिरी सांस ली। कार के हेडलाइट्स झपक कर बंद हो गए। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। डर ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर कूद गया। मेरे पैर गीली सड़क पर फिसल गए और मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। तेज हवा और मेरी हाँफती सांसों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर वो अब भी वहीं थी, सड़क से थोड़ा दूर, जंगल के किनारे, खड़ी, अचल, बिल्कुल न हिलने वाली। उसकी सफेद साड़ी अंधेरे में फीकी सी चमक रही थी। उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था। और फिर मेरे शरीर ने बिना सोचे समझे खुद को आगे धकेल दिया। मैं भागा अंधेरे जंगल की ओर। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा था, बस इतना पता था कि मुझे यहां से दूर जाना था। पेड़ों के बीच से भागते हुए हवा में एक अजीब ठंडक घुल गई थी। ऐसा लगा जैसे ये जंगल खुद मुझे रोकना चाहता हो। हर परछाई में उसका चेहरा था, हर हवा के झोंके में उसकी सरसराहट। और फिर मिट्टी मेरे पैरों के नीचे धंस गई। मैं लड़खड़ाकर नीचे गिरा। धरती कांपी, जैसे किसी ने अंदर से खींचने की कोशिश की हो। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि मैं एक छोटी सी खुली जगह पर आ गिरा था। चारों ओर पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ थे, मिट्टी में सड़ांत की बू थी, और वहां एक टीला था, मानो किसी को दफनाया गया हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ था जो मुझे उस जगह की ओर खींच रहा था। मैंने कांपते हाथों से मिट्टी को छुआ। जमीन हिली, मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई, और फिर फुसफुसाहट। तुम लौट आए। मुझे पता था कि तुम लौटोगे, सुंदरी। लेकिन इस बार उसकी आवाज अलग थी, ठंडी, निर्जीव, अमानवीय। और फिर मिट्टी का टीला जोर से हिला। कुछ उभरने लगा, कुछ जो इस दुनिया का नहीं था। लंबे टेढ़े मेढ़े हाथ मिट्टी के अंदर से बाहर निकले। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, उंगलियां खंजर जैसी तेज थीं। और फिर वो बाहर आ गई, बिल्कुल मेरे सामने,
सुंदरी, मृत, लेकिन फिर भी जीवित। और इस बार कोई बचने का रास्ता नहीं था। जो महिला मैंने पहले देखी थी, वह बदला लेने वाली भूतनी, वह अब कुछ और बन चुकी थी। अब वह एक प्राचीन आत्मा का रूप धारण कर चुकी थी। वह हरकत नहीं करती थी। उसकी उपस्थिति हवा में भर गई थी, जो सब कुछ अपनी ओर खींच रही थी। पेड़, जमीन, वातावरण, सब कुछ उसकी इच्छाओं के अनुरूप बदल रहा था। मैं पीछे हटते हुए सांस लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता, सांस लेना और भी कठिन हो जाता। तुम सोचते थे कि तुम मुझसे बच सकते हो, सुंदरी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब एक सांप की फुफकार जैसी हो चुकी थी। लेकिन तुम नहीं बच सकते जब तक तुम सच को नहीं देखोगे। वह जो कभी सुंदरी थी, अब उस महिला का विकृत रूप बन चुकी थी जिसे मैं जानता था। उसका शरीर लंबा और मुड़ा हुआ था, पहचान से परे। उसकी आंखें अब गहरे खोखले गड्ढे बन चुकी थीं, जो मुझसे घृणा से देख रही थीं। जो बाल कभी काले और मुलायम थे, अब सिर के चारों ओर सर्पों की तरह लहराते थे, जिनकी आंखें भूख से चमक रही थीं। शाप का वजन मुझ पर गिरा, मुझे घुटनों के बल गिरा दिया। मैं फिर से उस काले धागे को महसूस कर सकता था, वही धागा जो कभी मुझे बांध चुका था। वह अब मेरे सीने के चारों ओर कस रहा था, हर सांस के साथ और भी तंग हो रहा था। वह मुझे अपनी ओर खींच रहा था। तुम मेरी हो, सुंदरी ने कहा। उसकी आवाज अब डरावनी फुसफुसाहटों का एक भूतिया संगीत बन चुकी थी। तुम मेरे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। मेरी आंखों के सामने दुनिया धुंधली हो गई। सब कुछ मरोड़ खा रहा था। जंगल चारों ओर एक बुरे सपने की तरह विकृत हो रहा था। मेरे सीने में दर्द असहनीय हो गया था, लेकिन मैं हारना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे हरा दे। मैं उसे अब भी सुन सकता था। वह मुझे चिढ़ा रही थी, मुझे अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन फिर शाप की घुटन से भी कुछ और मेरी ध्यान खींचने लगा। मेरी नजरों के कोने में एक छाया हिलती हुई दिखी। मैंने पलक झपकी और वही दृश्य फिर से नजर आया। एक आकृति, धुंधली, मुश्किल से दिखाई देने वाली, लेकिन वहां वह एक आदमी था। उसके चेहरे का रूप अस्पष्ट था, लेकिन उसकी छाया मजबूत और प्रकट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई परिचित था। वह क्लियरिंग की ओर बढ़ा, उस अंधेरे घेरे में कदम रखता हुआ जो मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। सुंदरी की नजरें उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें संकुचित हो गईं जब उसने नए आगंतुक को देखा। नहीं, उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्से का समावेश था। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उस आदमी की उपस्थिति अब और भी प्रबल हो गई थी, और एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया। यहां तक कि सुंदरी भी कुछ देर के लिए हिचकी। उसकी विकृत रूप जैसी लहराई, मानो उसकी शक्ति का कोई प्रतिरोध कर रहा हो। फिर उस आकृति ने बोलना शुरू किया। तुमने बहुत कुछ किया सुंदरी, तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। उसकी आवाज गहरी और आदेशपूर्ण थी। सुंदरी पीछे हटी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे वह आदमी के कदमों से डर रही हो। मेरी छाती के चारों ओर बंधी काली धागा ढीला हो गया, और जो दबाव मुझे सालों से सता रहा था, वह धीरे धीरे हल्का होने लगा। तुम यह कैसे कर सकते हो? सुंदरी ने गर्जना की, लेकिन उसकी आवाज भी अब थम सी गई थी, जैसे यह नई उपस्थिति उसके लिए बहुत भारी हो। आदमी और करीब आया, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, हमारे चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। कुहासा, शापित पेड़ और मुड़ी हुई जमीन, सब कुछ धुंधला होने लगा, जैसे कोई बुरा सपना धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। तुम अकेले नहीं हो, आदमी ने कहा। उसकी आवाज में शांति और शक्ति का एहसास था। अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। मेरे शरीर पर से शाप का दबाव अब पूरी तरह से हटा नहीं था, लेकिन अब यह पहले जैसा नहीं था। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था, लेकिन शरीर थका हुआ था। संसार घूमने सा लगने लगा और साए घेरने लगे, लेकिन अब कुछ अलग था। सुंदरी का खतरा अब अभेद्य नहीं था, जैसे अंधेरे में एक रोशनी ने प्रवेश किया हो और शाप अपना असर खोने लगा हो। आदमी मेरी ओर मुड़ा। तुम अब मुक्त हो राघव, अब वह शाप तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने इस पर सवाल नहीं किया। जैसे ही सुंदरी की उपस्थिति गायब हुई, मैं जमीन पर गिर पड़ा, सांसें रोकते हुए। वह आदमी उसी शांति से गायब हो गया जैसे वह आया था, और मैं अकेला रह गया उस खुले स्थान में,
शाप की आखिरी निशानी धुएं की तरह उड़ती हुई चली गई। मैं अचानक चौंकते हुए उठा और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बुरे सपने से बाहर निकला हूं। वह शाप जो मुझे कई महीनों से सता रहा था अब खत्म हो चुका था। मेरा अपार्टमेंट जो कभी एक कारागार जैसा लगता था अब अजीब तरह से सुकून देने वाला महसूस हो रहा था। धूप पर्दों से धीरे धीरे छन कर आ रही थी। वह गर्माहट जिसे मैंने महीनों से महसूस नहीं किया था। मैंने अपनी आंखें रगड़ी और चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था। कमरा, बिस्तर, बाहर की चुप। मैं उम्मीद कर रहा था कि हवा का हल्का सा झोंका या पत्तों की हलचल सुनाई दे, लेकिन इसके बजाय गहरी शांति थी। बहुत शांति थी। एक लंबे समय तक मैं वहीं बैठा रहा, उस शांति का अनुभव करते हुए। मुझे नहीं पता था कि क्या मैं सच में जाग चुका था या फिर यह सपना था। फिर मुझे याद आया, वह शाप, सुंदरी, काली धागा, जंगल, सब कुछ गायब हो गया था। लेकिन कैसे? दरवाजे पर एक हल्की सी थपकी ने मेरी ख्यालों की तंग गली तोड़ी और मैंने उठते हुए महसूस किया कि मेरी टांगें जैसे जेली जैसी हो गई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन हो सकता है? क्या वह वही? मैंने धीरे से दरवाजा खोला। मेरे सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर दयालुता और समय की छाप थी। उसकी गहरी आंखों में वर्षों का अनुभव और ज्ञान था। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खींच रही थी वह उसका परिचित आभास था। वह उपस्थिति जो मुझे कुछ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। तुम जाग गए हो? उसने कहा। उसकी आवाज हल्की लेकिन मजबूत थी। उसमें कुछ था जो मुझे आत्मविश्वास दे रहा था। हालांकि मुझे यह नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों। आप कौन हैं? मैंने पूछा। मेरी आवाज एकदम रूंधी थी, जैसे मैं कुछ बहुत भारी महसूस कर रहा था। वह हल्का सा मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसने तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाला जब वह सहन से बाहर हो गया था। मैंने उसे ध्यान से देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे यकीन दिला रहा था कि वह सच बोल रहा है। तुम मुझे याद नहीं करते, है ना? वह हल्के से हंसा। मैं तुम्हारे लिए कुछ समय से निगरानी रख रहा था। यह एहसास एक बिजली की तरह मुझे चौंका गया। यह आदमी वही था जिसने क्लियरिंग में आकर सुंदरी के शाप को मुझसे दूर किया था। तुमने मेरी मदद की? मैंने पूछा, मेरी आवाज कांपते हुए। वह सिर हिलाकर मुस्कुराया। तुम कभी उस बुरे सपने में फंसे रहने के लिए नहीं थे राघव। तुम अब शाप से मुक्त हो। सुंदरी की शक्ति अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मैंने अपनी गर्दन में कुछ महसूस किया, जैसे उसके शब्दों का वजन मेरी हड्डियों में गूंजने लगा। वह साया जो मुझे सता रहा था, वह डर, सब खत्म हो गया था। शाप अब दूर हो चुका था और कोई और यातना नहीं होगी। अब मुझे भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन कैसे? मैंने उलझन में पूछा। तुम कैसे सुनिश्चित हो सकते हो? क्या अगर वह फिर लौटे? आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, सुंदरी की आत्मा अब इस दुनिया से कट चुकी है। वह शाप उसके दुख और गुस्से से जुड़ा था। उसके बिना अब उसे तुम्हें सता सकने की कोई ताकत नहीं रही। धागा अब खुल चुका है और उसकी छाया अब नहीं रहेगी। मुझे राहत का एहसास हुआ, लेकिन उसके साथ एक संकोच भी था। यह यकीन करना मुश्किल था कि सब कुछ सच में खत्म हो गया है। वह आदमी मेरे मन को जैसे पढ़ रहा था। चिंता मत करो राघव, तुम अब मुक्त हो। अब उसके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसके शब्द मेरे दिल में एक मलहम की तरह लगे, उन गहरे घावों को शांत करते हुए जो अनगिनत कष्टों ने छोड़े थे। सिर्फ शाप ही नहीं, बल्कि यह अनिश्चितता, यह एहसास कि मैं कभी सुरक्षित नहीं था, वो भी मुझे घायल कर चुका था। लेकिन अब उस आदमी के एक साधारण इशारे से मुझे यकीन हो गया कि अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह आतंक जो मेरी हर जागती घड़ी में पीछा करता था, अब खत्म हो चुका था। तुम मुक्त हो, आदमी ने धीरे से कहा, एक कदम पीछे हटते हुए। अब अपनी जिंदगी जीने का समय है राघव, पीछे मुड़कर मत देखो। मैंने धीरे से सिर हिलाया और सब कुछ खत्म होने की भावना को महसूस किया। वह बोझ जो पहले मुझ पर लदा था अब गायब हो चुका था और पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं बिना किसी डर के सांस ले सकता हूं। आदमी ने मुझे एक अंतिम आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दी और फिर सूरज की रोशनी में धीरे धीरे गायब हो गया।
मैंने दरवाजा बंद किया और उसके खिलाफ सिर टिका लिया। मेरा दिल अब शांति से भरा हुआ था। उस दिन मैंने महीनों बाद पहली बार बाहर कदम रखा। दुनिया अलग सी लग रही थी, ज्यादा उज्जवल, ज्यादा जीवंत। रंग जैसे गहरे और ताजे थे, हवा में ताजगी थी, और अब मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं शिकार हो रहा हूं। आसमान ऊपर साफ था और मेरी जमीन बिल्कुल ठोस और वास्तविक लग रही थी। और जैसे जैसे मैं चला, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब देखने की कोई जरूरत नहीं थी। अतीत जा चुका था और शाप टूट चुका था। मैं मुक्त था, सच में पूरी तरह से मुक्त। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी और आपको हमारे साथ इस डरावनी यात्रा में मजा आया होगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया नीचे कमेंट करके हमें बताएं।